अब आपको यह पता लग गया कि साहित्य को साहित्य कहने की एक वजह तो यह है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि साहित्य को डिफाइन करो कि साहित्य होता क्या है, तो साहित्य को डिफाइन करने का एक तरीका आपको मिल गया है जहां शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। उसमें भी ध्यान रखना है, कुछ कवियों में शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा, कुछ में अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो चलता रहता है, कॉम्पिटिशन चलता रहता है। लेकिन साहित्य को साहित्य क्यों कहते हैं, उसके दो और कारण हैं। आपने बचपन में सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो सब बचकानी परिभाषाएं हैं, कुछ बहुत ठोस उसमें नहीं मिलता। क्योंकि समाज का दर्पण तो फिल्म भी है, समाज का दर्पण तो अखबार भी है, वो साहित्य तो नहीं है। तो साहित्य में ऐसी क्या खास बात है? साहित्य की दूसरी बात है कि यह सहित से बना है, और क्योंकि साहित्य का संबंध स प्लस हित से है, इसका मतलब है कि साहित्य में अनिवार्यतः समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। तो दूसरा पैरामीटर लिख लीजिए, समाज के व्यापक हित की भावना। यह भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि साहित्य से समाज का हित हो। पोर्नोग्राफी साहित्य नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी का पर्पस समाज को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उत्तेजित करके उनसे पैसा कमा लेना है, इसलिए वो साहित्य नहीं है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि साहित्य में कुछ ना कुछ सौंदर्य होना चाहिए। एक शब्द कहते हैं रमणीयता। रमणीयता का ही दूसरा मतलब है सौंदर्य। कुछ सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एस्थेटिक्स उसमें होने चाहिए। शुष्क नहीं, वर्णन नहीं, कुछ ऐसा कि आपके हृदय को आह्लादित करे, द्रवीभूत करे, आप इमोशनली एक्टिव हो जाएं, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो साहित्य में रमणीयता हो, सौंदर्य हो। आमतौर पर रमणीयता और सौंदर्य का संबंध कल्पना से होता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य में कल्पना का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि साहित्य क्या है, जैसे एक अनुमान करते हैं, जैसे फिजिक्स की पुस्तक है 10वीं 12वीं किसी क्लास की, क्या फिजिक्स की पुस्तक में रमणीयता और सौंदर्य है? यह बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें रमणीयता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान बहुत सारा है। रमणीयता आती है कुछ कल्पनाएं हों, कुछ इमोशंस हों, वो सब आने से रमणीयता होगी। तो फिजिक्स की पुस्तक इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है। पोर्नोग्राफी इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। सड़क छाप उपन्यास, वर्दी वाला गुंडा इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। जो साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा साहित्य कहीं कहीं आएगा जिसमें आप कहेंगे कि इसमें भी तो हित की भावना नहीं है, पर क्योंकि उस जमाने में उससे ज्यादा लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, तो हम मानने के लिए मान लेते हैं कि ये भी साहित्य था। साथ में कहते हैं कि अच्छा साहित्य नहीं है, साधारण साहित्य है। तो जिस भी रचना में 3 कसौटियां पूरी हो जाए, आप धूमधाम से कहिए कि वो साहित्य है। और ये 3 ऐसा नहीं कि कोई 2 कोई 1 नहीं, तीनों कसौटियां पूरी होनी चाहिए, तो हम उसको साहित्य मानेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को एकदम? क्या 2-3 वाक्य लिखवा दूं इसकी व्याख्या करने के लिए? लिखिए लिखिए। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सौंदर्य शास्त्र, साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। इन शब्दों का अर्थ मैं समझा दूंगा, लिख लीजिए। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। अब डैश लगा के लिखिए, नंबर 1, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। नंबर 2, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो।
उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य, अज्ञेय का नाम सुना आपने? पूरा नाम पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये निबंध नहीं है, नाम है उनका। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। और नंबर 3, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई साहित्य को डिफाइन कर दो, तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, 3 शब्द है आपके सामने, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और सौंदर्य शास्त्र। आप में से कितने लोग वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का अंतर समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। वस्तुनिष्ठ के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? और आत्मनिष्ठ के लिए है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ। ये शब्द तो साहित्य में बार बार आएंगे। साहित्य में क्या, ये तो हर जगह आते हैं, हर विषय में आते हैं, तो इनका एक बेसिक मतलब पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिलॉसफी में इसका मतलब 2-3 लेवल्स पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन सामान्य जीवन में या साहित्य में इसका मतलब क्या है? एक सिंपल है। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो वस्तु में स्थित है, बस। आत्मनिष्ठ का मतलब जो आत्म में स्थित है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आप लोग की उम्र ऐसी है कि इसका जवाब क्या आएगा मुझे पहले से पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। ठीक है। सुंदरता व्यक्ति में होती है या देखने वाले की आंख में होती है? पर आप बोलेंगे देखने वाले की आंख में होती है, क्योंकि आप लोग खास उम्र में हैं। इस उम्र के हार्मोन्स यही उत्तर निकलवाते हैं मुंह से। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र और उस उम्र के हार्मोन्स की गलती है। सुंदरता देखने वाले की आंख में है। वाह। यानी अगर आंख ऐसी है तो उसे सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा, और नहीं तो जैसे कुछ लोग हैं, आप उनको कुछ भी खिला दो, पूछो कैसा बना, क्या शानदार बना है यार। कूड़ा भी खिलाएंगे ना, कहेगा हाँ हाँ क्या बात है, जबरदस्त, ऐसा कूड़ा कभी नहीं खाया। क्योंकि उनका है नजरिया ऐसा है, वो हमेशा खुशी रहते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि उनको हमेशा खुशी मिलती है। और कुछ ऐसे मनहूस आपके आसपास होंगे जरूर, आप कुछ भी कर लीजिए, वो दुखी होने का एक ना एक कारण ढूंढ ही लेंगे। कई बार इसीलिए कोई कारण ही नहीं मिल रहा दुखी होने का, इसी में दुखी है, कारण नहीं है। इससे तो सच में लगता है। इसलिए जो खुशनुमा किस्म का व्यक्ति, आप उसको कुछ भी कहेंगे, आप उसे कैसा दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड। खाना कैसे? बढ़िया। नमक तो डालना भूल ही गए थे, तभी तो बढ़िया है। इसी बहाने पता लगा नमक के बिना भी खाना बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति। और मनहूस हर बात में खोट निकालेगा। बढ़िया तो है लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है? पता नहीं लग रहा, पर है जरूर। तो इससे लगता है सच में सुंदरता और कुरूपता देखने वाले की आंख में है या जीभ में है। कुछ लोग मानते कि ना, अगर सुंदरता देखने वाले की आंख में होती तो फिल्म के किसी नायक को देख के देश भर के लोग क्यों जान छिड़क रहे होते। या फिल्म की नायिका है, देश भर के युवा नरेगा के तहत उसका पीछा कर रहे हैं, बेरोजगार होकर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक युवक है 60 साल का, सलमान खान, जिससे शादी करने के लिए लाइन लगा के लोग तैयार हैं कि एक बार बस हाँ बोल दे, जबकि पता है कि दादाजी की उम्र के हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, अगर सौंदर्य आत्मनिष्ठ होता, मतलब मन में देखने वाले की आंख में होता, तो ऐसा क्यों होता कि एक व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है। ताजमहल सबको सुंदर क्यों लगता है? तो सुंदरता ताजमहल जो देखने गया उसकी आंख में है, ताजमहल में है? ताजमहल में है, पर अभी आपने कहा था आंख में है। अब आप कहना चाह रहे कि आंख में भी है, बाहर भी है। जब आंख खोलते हैं सुंदरता कूद के आपके अंदर आ जाती है, या आंख से निकल के बाहर चिपक जाती है सुंदरता। ये डिबेट है, इसका उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया है। तो स्वाभाविक है कि मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस पर खूब शास्त्रार्थ होते रहे, इसका कोई स्थायी उत्तर है नहीं। तो जो चीज मेरे मन में है, मेरी आंख में है, मेरे विचार में है, वो आत्मनिष्ठ है। जो चीज निश्चित है, बाहर है, सबको मानना ही पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है।
तो अब अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरे विचार में देश की राजधानी भोपाल है, तो आप क्या करेंगे? मतलब तुरंत फोन करेंगे पागल खाने में? नहीं करेंगे। तुरंत फोन करेंगे कि भाई समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि इसको ले जाया जाए। क्या मेरे विचार में? मेरे विचार में आप कहेंगे त्रिभुज 100 से, मेरे विचार में त्रिभुज 122 डिग्री का होता है। आप कहेंगे मेरे विचार में तुम बाकी जो डिग्री बच गई उतना खिसके हुए हो। गणित, विज्ञान, तथ्य, ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। लेकिन फिर कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्शन कौन जीतेगा, अब आप कहें मोदी जीतेगा, इसमें मेरे विचार की क्या बात है, मोदी जीतेगा। आप कहें पक्का पक्का पता है, लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे। क्या लिखोगे स्टाम्प पेपर पे? अगर हार गया तो देश तुम्हें दे दूंगा, जो तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन तुम कैसे दे दोगे उसके? भाई इतना दावा किस चीज को लेकर जिस पे दावा करने का हक हमारा नहीं बनता है। कायदे का आदमी क्या बोलेगा? मुझे लगता है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी की स्थिति में तो लग रहा है कि सरकार रिपीट करेगी, लेकिन अगले 4-5 महीने बहुत क्रूशियल हैं, उनमें जनता का मिजाज कैसा बनता है उससे बहुत कुछ तय होगा। और बार बार बोलेगा मेरे विचार में, मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है, पक्का नहीं कह सकता हूं, दावा नहीं कर सकता हूं, पर मेरा अनुमान है कि ऐसा होगा। जब आपकी भाषा ऐसी हो कि मेरा अनुमान है, मुझे लगता है आदि, ये जो भाषा है सब्जेक्टिव है। कोई फैक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, राय होगी, ओपिनियन होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो अब आप ये बताइए कि गणित कैसा विषय है? ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिविटी का चरम रूप है, एकदम लास्ट में। प्योर मैथमेटिक्स में कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। प्योर, मैं अप्लाइड मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर मैथ्स जो कंसेप्चुअल मैथ्स है। और ऑब्जेक्टिविटी का चरम अगर गणित है तो सब्जेक्टिविटी का चरम है साहित्य। इस कोने में कुछ निश्चित नहीं होता है, इसलिए गणित में आप निश्चित परिभाषाएं दे सकते हैं, साहित्य में नहीं दे सकते हैं। आप आसपास जा सकते हैं कि हाँ लगभग ये परिभाषा है, लेकिन ये स्कोप हमेशा रहेगा कि एक रचना बाहर निकल जाएगी, एक रचना घुस जाएगी उसके अंदर एक्स्ट्रा। ये स्कोप हमेशा रहता है। और तीसरा शब्द है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द है एस्थेटिक्स, AESTHETICS, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का मतलब वो सारे के सारे विषय, उनका समूह जिनका संबंध सौंदर्य से है, जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य। ये सारी कलाएं सौंदर्य से जुड़ी हुई कलाएं हैं, और इसलिए इन सबको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि सौंदर्य शास्त्र का एक हिस्सा साहित्य है, तो यह बात बोधगम्य है या मुश्किल बात है? आसान सी बात है। तो सुंदरता के तरह तरह के रूप हैं, जिसमें संगीत है, ध्वनियां हैं, नृत्य है, कला है, चित्रकला है, कैरिकेचर है, पेंटिंग्स हैं, स्थापत्य है, उन्हीं में से एक साहित्य है। तो उस परिभाषा को पढ़ेंगे। 3 शब्द आपको चुभ रहे थे, अब वो तीनों शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे कि साहित्य की परिभाषा गणित जैसी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। और उसके बाद हमने कहा कि 3 शर्तें पूरी होंगी तो साहित्य साहित्य हो जाएगा, जो आपको पहले से पता थी। अब इससे अगला स्तर यह है कि जो साहित्य है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और इसके बाद आपका पाठ्यक्रम भी सामने आना शुरू हो जाएगा। देखिए, साहित्य का जो सबसे बेसिक वर्गीकरण है, सबसे बेसिक, उसमें 3 शब्द आते हैं। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य, और एक होता है चंपू काव्य। पद्य, गद्य और चंपू काव्य, इनमें से 2 शब्द आपने पहले सुने होंगे, पद्य और गद्य, है ना? चंपू काव्य शायद पहली बार सुना होगा। और चंपू काव्य, जो चंपू है ना, नाम बड़ा अच्छा किसी का रखना हो तो, जैसे रूममेट का नाम रखना हो, आपको नाम मिल रहा होगा चंपू, तुम्हारा नाम आज से हुआ। पहले उससे पूछना श्रृंगार कैसे लिखते हैं, नहीं बता, बोले चंपू हो तुम। तो आज आपको 2 युक्तियां मिल गई अपने रूममेट को दुखी करने के लिए, है ना? आज ही जाके दुखी कर दीजिएगा उसको। बस ये ध्यान रखना, कई लोग समझ नहीं पाते कि द्य और ध 2 अलग अलग चीजें हैं। ध लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ऊपर घुंडी लगा दीजिए, इसे घुंडी बोलते हैं, एक ऐसे नीचे कर दीजिए। और द्य में यह है कि ऊपर से डंडा आता है। इसलिए कई बच्चे लिख के आते हैं कि हिंदी साहित्य के गद्य काव्य में वैसे गद्य काव्य नहीं है, गद्य साहित्य बोलते हैं, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हमने उपन्यास पढ़े हैं। इससे परीक्षक को पता है आत्महत्या करने का भाव मन में आता है कि अगर इतना पढ़ने के बाद गद्य साहित्य ही लिखना था तो फिर जीवन में क्या बचा उसके बाद। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गद्य को गद्य मत कर दीजिएगा, ठीक है? गद्य है, और गद्य का सही मतलब क्या हुआ कि ऐसे गद्य। गद्य धातु का मतलब होता है कहना, बोलना। गद्य जो बोलने योग्य है, जो बोला जा सकता है, वो गद्य है। तो पद्य, गद्य और चंपू काव्य 3 हमारे सामने वर्गीकरण है।
अंग्रेजी में पद्य को बोलते हैं पोइट्री। आप में से मेरा अनुमान है कम से कम 70% कवि जरूर होंगे। आजकल कवियों की जनसंख्या लगभग इतनी हो चुकी है देश में। ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक कविता लिखी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, उतने नहीं है, मेरा अनुमान गलत हुआ, 10% के आसपास है। तो आजकल बहुत बच्चे कवि, घर घर में कवि आजकल पाए जाते हैं। और साहित्य पढ़ने से पहले यह भी लगता है कि सब महाकवि हैं। मुझे भी लगता था अपने बारे में। एक डायरी थी, मैंने उसमें खूब कविताएं लिखी थी, और मैं मतलब आशु कवि का मतलब तुरंत कविता लिख सकता है, जो वैसा था। तो मैं तो ऐसे बोलता था कि कौन से रस की चाहिए बताओ। उसने वीर रस की, लो 5 मिनट में वीर रस की कविता लिखी, दे दी लिख के, ऐसा। और मुझे लगता था कि कालिदास के बाद नंबर 2 पे मैं ही चल रहा हूं। बाद में जब मैंने साहित्य पहली बार ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितने शर्मिंदगी भरे काम किए हैं अतीत में। तो मैंने उस दिन उस डायरी को हवन कुंड में डाल के स्वाहा किया। मैं चाहता नहीं था कोई अवशेष बचे उसका, भविष्य में कोई अभिलेख बचे जिससे बताया जा सके कि ये इतनी गंदी कविताएं लिखता था। तो मैंने कोई अभिलेख छोड़ा नहीं उसका, धुआं ही कर दिया उसको पूरा। उसके बाद से इसको मैं अपना धार्मिक दायित्व मानता हूं कि मेरे ही जैसे जो और कवि हैं उनको भी कविता लिखने से रोकूं, ताकि कविता के साथ छेड़खानी ना हो। तो अगर आप लोग कविताएं लिखते हैं और मुझे दिखाने के चक्कर में हैं तो ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 मामलों में ये कहता हूं कि ठीक है, इसका मतलब दरअसल वो है कि जैसे मैं लिखता था। एक आध मामले में कहूंगा हाँ शानदार है, अब जरूर लिखिए। बाकी को बोलता हूँ कि लिखिए, क्या दिक्कत है, कागज आपका, पेन आपका, समय आपका, आपका अधिकार है, कोई मना थोड़ा कर सकता है आपको, लिखिए। तो कविता लिखने को मजाक मत समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कविता लिखना मजाक नहीं होता। जो अक्सर हम करते हैं तुकबंदी करते हैं। जैसा एक भद्दा सा गाना हाल ही में आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा जाता, ये बच्चों वाली बातें हैं। भद्दी तुकबंदी इसको शुक्ल जी कहते थे। तुक से तुक भिड़ाना, इसको लोग कविता कह बैठते हैं। मैं वहां गया, अब गया के बाद क्या आएगा? गया, बया, आया, नया, नया आ रहा है। मैं वहां गया, कुछ था वहां नया। मैंने खाना खाया, अब खाया के बाद क्या आएगा? खाया, गाया, गाया ठीक लग रहा है। उसने गाना गाया, मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया। फिर कह रहे देखिए कालिदास का लेवल आया कि नहीं आया। अब इसको अगर आप कविता कह रहे हैं तो फिर कैसे, किस मुंह से मैं कह दूं कि अच्छी कविता आप लिख रहे हैं? कविता की सेंस ये थोड़ा है। साहित्य पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी कविता कायदे की होती है, और उसके बाद आपको ये विश्वास जम जाएगा कि जो मंच पर दिखते हैं कवि, दरअसल वो कवि नहीं होते हैं, वो चुटकुलेबाज हैं। सुरेंद्र शर्मा को अगर कवि मान के कविता सीखना चाह रहे हैं तो पहले ये समझना कि वो कवि नहीं है, कविता के नाम पर चुटकुले सुनाने वाले लोग हैं। कविता की सेंस तो साहित्य पढ़ के बनती है। मुझे ऐसा ही लगा था अपने समय में, शायद आपको भी लगे। आप क्या कह रहे थे? हाँ, आपने कविता लिखी है? अपनी कविता कहूं मैं तो फाड़ दी, जला दी, याद भी नहीं रखी मैंने, जानबूझ के दिमाग से डिलीट ही कर दी। शिफ्ट डिलीट मारा था एक साथ, ताकि कोई 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 स्कोप ही ना बचे, स्थायी रूप से खत्म कर दिया था। तो चलिए खैर, ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग कविता लेके आते हैं तो मैं डर जाता हूँ कितनी कविताएं पढ़ूं। तो लाइएगा मत मेरे पास, अच्छे लोगों के पास ले जाना, मैं तो उसे बस सीधा कांटा लगा दूंगा और कहूंगा कि नहीं, साहित्य पर अत्याचार नहीं चलेगा। तो पद्य है पोएट्री, ठीक है। और पोएट्री का सबसे भद्दा रूप क्या है? तुकबंदी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। उसके बाद क्या बोलता? ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता, पाता पाता खाता काटा। और पद तुकबंदी का सबसे गंदा एग्जाम्पल, ये तो सेकंड वर्स्ट एग्जाम्पल है। जो वर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आज तक सुना है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। मतलब क्योंकि नायिका का नाम शालू है, तो शालू के साथ तो आलू ही आ सकता है, या कचालू या भालू। और भालू ठीक नहीं लग रहा, जब तक दिखती रहेगी तो भालू, तेरा रहूंगा वो मेरे, वो ठीक नहीं लग रहा, उसे तो नायिका और बुरा मान जाएगी। इसलिए आलू सेफ लग रहा है यहां पर। इसके जवाब में कवि कह सकता है, जब तक भोजन में रहेगा पापड़ तब तक तो खाएगा मेरा झापड़। क्योंकि झापड़ से तो पापड़ ही मैच कर रहा है। तो जब तक आप वाक्य के आखिरी शब्दों को भिड़ा भिड़ा के कविता लिख रहे हैं, तब तक आप कविता के साथ जाति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। साहित्य को सीखने का पहला लेसन ये है। मतलब अच्छी कविताओं में तुक भी आ सकती है, पर केवल तुक बैठाकर आप सोचिए कविता अच्छी हो गई, ये नहीं होगा। अच्छे कवि तुक इस्तेमाल करते हैं, कबीर भी करते हैं, तुमसे भी करते हैं, सूर भी करते हैं, लेकिन तुक बैठाना कविता नहीं है। कविता में तुक भी बैठ जाती है, ये बात सही है। दूसरा गद्य है। गद्य के लिए अंग्रेजी शब्द होता है प्रोज, PROSE, प्रोज। चंपू काव्य के लिए अंग्रेजी में कुछ नहीं, आप चैंपू काव्य लिख सकते हैं। अगर आपको
जैसे हिंदी को अमेरिकन लोग हिंडाई बोलते हैं, तो आप चंपू को चैम्पू जैसा कुछ कर लीजिए, लेकिन ये रहेगा चंपू काव्य, क्योंकि इंग्लिश में है ही नहीं तो कहां से लाए इसके लिए। तो पोएट्री एंड प्रोज दो हिस्से मान लीजिए। चंपू काव्य का मतलब है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप में आते हैं। तो गद्य पद्य मिश्रित कि 3 लाइन गद्य में आए, उसके बाद एक कविता आ गई, फिर गद्य आ गया, फिर कविता आ गई, इस तरह से मिक्स अगर हो तो चंपू काव्य। आजकल किसी को कहते नहीं आमतौर पर। यशोधरा एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, इनका नाम सुना होगा आपने। उसको हिंदी साहित्य का आखिरी महत्वपूर्ण चंपू काव्य मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो राइटिंग का पीरियड है मोटे तौर पर 1900 से 1930 के बीच में वो लिख रहे थे, ज्यादा उस समय लिखा उन्होंने। तो यशोधरा एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिए। ये सवाल आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा चंपू काव्य क्या होता है, लेकिन कहीं आप किताब पढ़े हो, शब्द आए तो परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जो दुनिया है मुख्य रूप से इन 2 में टिकने वाली है, पद्य और गद्य में। पद्य को सामान्यतः कविता भी कह देते हैं, और इसलिए आजकल आप कविता शब्द पढ़ें या काव्य शब्द पढ़ें, ये सब एक ही बात है। कविता, काव्य, पद्य एक ही बात है सारी, ठीक है। और गद्य तो गद्य ही है। अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बात सोचते हैं कि क्या अंतर है पद्य और गद्य में। कैसे पद्य पद्य बनता है, कैसे गद्य गद्य बनता है। इसकी एक वजह तो इमोशंस में छिपी है कि कुछ खास इमोशंस आएंगे तो पद्य ही निकलेगा, और कुछ खास मन स्थिति में गद्य ही निकलेगा। ये हमारी चॉइस नहीं होती। जैसे दिल तोड़वा के आए अभी भी, टूटा हुआ दिल वाला आदमी बैठा, आप कहें निबंध लिखो भी इस समय, तो टूटे दिल का आशिक जिसका दिल टूटे हुए भी आधा घंटा हुआ है, आप कहें कि निबंध लिखो और मेरे देश की समस्याएं इस पर लिखो, अभी कहाँ लिखा, अभी तो मेरे प्रेम की समस्याएं में उलझा हुआ, तो कैसे बेचारा लिखेगा। इस समय तो गीत ही फूटेगा उसके अंदर से, या गीत फूटेगा या डायरी लिखी जाएगी, और कुछ नहीं लिख सकते। ये चिट्ठी, आखिरी चिट्ठी जाने से पहले। और यदि कोई ठीक ठाक पढ़ लिख के 2 घंटे पढ़ा है, बहुत सारे नए नए सूत्र मिले, पॉइंट्स मिले हैं, दिमाग चल रहा है इस समय, तेज कॉग्निटिव माइंडसेट है, आप कहें यार एक शेर लिखो इस समय, अब उस समय उसको HDI की रिपोर्ट ध्यान आ रही है, वो सब कह रहे शेर लिखो इस समय। कैसे शेर लिखेगा? शेर के लिए शाम का समय, दिल तुड़वा के आने के बाद का समय ठीक रहता है। जब आप कॉग्निटिव माइंडसेट में, बौद्धिक मन स्थिति में है, तो आप उस समय गद्य लिखेंगे, और गद्य में भी निबंध लिखेंगे, आलोचना लिखेंगे। आलोचना का मतलब समीक्षा। तो माइंडसेट अलग अलग होते हैं। लेकिन गद्य और पद्य को अलग करने वाली चीज क्या है? जैसे पद्य में एक चीज कुछ लोग बोलते हैं तुक, एक चीज बोलते हैं छंद। छंद वही है जिसको अंग्रेजी साहित्य में मीटर कहते हैं, मीटर। छंद को हम पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए दोहा एक छंद है। यानी अगर आपको बता दें कि भाई आपको जो लिखना है ना, इतनी मात्राएं ऐसी, फिर इतनी मात्राएं ऐसी लगाओ, इतनी मात्राएं ऐसी, इतनी मात्राएं ऐसी लगा दो, एक सिस्टम बना दिया अगर, तो छंद कहते हैं। जैसे दोहा है, दुनिया में कोई भी दोहा होगा, उसकी पहली पंक्ति के पहले हिस्से में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे में 11, दूसरे में भी 13 और 11 है, कुल 48 मात्राएं होंगी। और ये वाली जो मात्राएं हैं, 11वीं लास्ट वाली दोनों मात्राएं, ये छोटी मात्रा होगी, उससे पहले वाली बड़ी मात्रा होगी। ये नियम है। बड़ी मात्रा को ऐसे लिखते हैं, छोटी मात्रा को ऐसे लिखते हैं। तो अगर कोई आपके सामने चित्र बना दे ऐसा और कहे कि ये क्या है, बोलना दोहा है, कोई बनाएगा नहीं आपके सामने। आपका पाठ्यक्रम इसकी डिमांड नहीं करता है, लेकिन क्योंकि दोहा शब्द बार बार आएगा, पता रहेगा, तो अच्छी बात है। 13 मात्राएं, कॉमा 11 मात्राएं। उन 11 में आखिरी 3 मात्राएं जो हैं, एक बड़ी और 2 मात्राएं, और लास्ट वाली छोटी मात्रा ठीक यही सेकंड लाइन में हो, ये दोहा है। गुरु गोविंद दो पड़े, नहीं खड़े, क्या था, खड़े के पड़े, खड़े, ठीक है, छोड़िए, ऐसी बानी बोलिए कर लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए 13 मात्रा हो गई। मन का आपा खो, या खो बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। औरन को शीतल करे, कौमा आप हो शीतल हो, या हो बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। बस ये दोहा है। इसका सही अर्थ जो कबीर नहीं बता पाए थे वो ये है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोकर ऐसा बोलो, और उनको शीतल करे, बाकी सब ठंडे हो जाएं, आप हो शीतल होए। और क्योंकि सब ठंडे हो गए, उसके बाद खुद भी ठंडे हो जाओ। इसका ये अर्थ लिख के बताना परीक्षा में, इसका दरअसल अर्थ वही है। मन का आपा खोए मतलब अहंकार खोकर ऐसी बानी बोलिए, कितनी मधुर वाणी बोली कि और उनको शीतल करे, बाकी लोग शांत हो जाएं। इतना मधुर बोला आपने, और आप खुद भी शीतल रहे। लेकिन एक अर्थ दूसरा जो आजकल हंसी मजाक में निकलता है वो ये भी है। लेकिन हर पद्य में तुक हो ये जरूरी नहीं है, हर पद्य छंद में हो ये भी जरूरी नहीं है। आपने ऐसी कविताएं पढ़ी जिसमें तुक नहीं होती, और वो कोई छोटी लाइन कोई बड़ी लाइन, इस तरह की कविता पढ़ी होंगी बहुत सारी, आजकल तो वैसे ज्यादा लिखी जा रही हैं। उनको अतुकांत कविताएं कहते हैं, अतुकांत, उसमें तुक नहीं होती। अगर तुक और छंद जरूरी नहीं है तो वो कौन सी चीज है जो गद्य और पद्य को अलग करती है? ये कोई आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, कौन सा एलिमेंट है जो गद्य को पद्य से अलग करेगा? उस एलिमेंट का नाम है लय। लय, लय के लिए एक शब्द है रिदम। रिदम की स्पेलिंग होती है RHYTHM, रिदम, लय। सामान्य भाषा में इसको फ्लो भी कह सकते हैं, प्रवाह भी कह सकते हैं।
लेकिन लय पता रहेगा तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, कोई आपको उलझा नहीं पाएगा। देखिए, पढ़ने का मजा तब है जब आपको कोई उलझा ना सके। कोई कितने भी सवाल पूछे टेढ़े मेढ़े, आपके पास सबका उत्तर होना चाहिए और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि गद्य और पद्य को अलग करने वाला एक तत्व कौन सा है, जो एक ही तत्व काफी है, वो क्या है? लय है। तो लय क्या है? लय का मतलब है जिसके उच्चारण में प्रवाह है, उस प्रवाह को लय कहते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत है, जैसे कोई गीत है, कोई भी गीत आप सोच लीजिए जो बहुत ही अच्छी धुन में भरा हुआ गीत हो। कौन सा गीत आजकल सुपरहिट चल रहा है बताइए, उसी की बात कर लें। लैला में लैला, ये तो बहुत पुराना नहीं है, फिर से आ गया क्या? कोई लड़का इसी ताक में था कि पूछें तो मैं कुछ ऐसा बोलूं ताकि सब लोग देखें कि कौन है नायक इस क्लास का। चलिए, तो कोई एक धुन मतलब गीत बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, तो उसी से खेल के देख लें। कोई भी नहीं? इसमें तेरा घाटा। हर हर मैदान कर कर हर मैदान फतेह। बहुत बढ़िया, संजू फिल्म से है, ठीक है। मुझे इसके आगे नहीं आता, और बताओ ना थोड़ा सा। यही बात 3-4 बार बोलता है शायद, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। उसके बाद क्या है? अच्छा, इतना ही आपको भी याद है ना? ठीक है। चलिए, मैं जिस प्रॉब्लम की ओर इशारा करना चाह रहा हूं, लय वस्तुनिष्ठ चीज है या आत्मनिष्ठ चीज है, एक समस्या ही आती है। जैसे जो लोग अच्छा नहीं गाते, जैसे कि मैं गाने के नाम पर एकदम मतलब बहुत रॉ किस्म का व्यक्ति हूं। अगर मैं गाऊं और संगीतकार सुन ले तो आत्महत्या कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा मर जाए, इसलिए मैं नहीं गाता। मुझे अच्छा, जैसे मैं कविता नहीं लिख सकता, मुझे पता है, मैं नहीं गा सकता, मुझे पता है। पता रहना ठीक रहता है, उससे गलतफहमी नहीं रहती अपने बारे में। तो कुछ लोग इतने गंदे गायक होते हैं, जैसे कि मैं हूं, कि उन लोगों को भारतीय सेना में ऑफर मिलता है कि आप पाकिस्तान के मुंह करके गाइए ताकि बिना सेना के हमारा काम चल जाए। तो आप में भी कुछ ऐसे गायक जरूर होंगे मेरे जैसे। अभी हैं, बहुत बढ़िया, कुछ लोग और मिल गए। अब मुझे आप कितनी भी अच्छी धुन वाली कविता देंगे ना, मैं उसे गद्य बना दूंगा। जब उसको मैं पढ़ूंगा लगेगा कि समाचार पढ़ रहा हूं। लय खत्म हो गई एकदम। जितनी लय संगीतकार ने भरी थी सारी खत्म हो जाती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। कितनी धुन भरी कबीरदास ने, सारी धुन की मैंने हत्या कर दी। कुछ इतने पक्के गायक होते हैं, इतने पक्के गायक कि समाचार भी गा के पढ़ते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं साथ में गा रहे हैं। मोदी ने भ्रमण किया अफ्रीका, चाइना, रशिया। अब क्या क्या करेंगे आप? अब ऐसा आदमी खबर पढ़ रहा है कम्बक, और वो समाचार को भी गा के पढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर लय बहुत सारी भरी हुई है। और दूसरा आदमी अच्छा खासा गीत था, उसको भी तबाह कर दिया उसने। आप समस्या समझ पा रहे हैं कि लय है या नहीं, इसका फैसला कैसे करें? अगर गायक के हिसाब से करेंगे तो गायक तो समाचार को भी कविता बना देगा, और जो गायक नहीं है वो बेचारा गीत को भी गद्य बना देगा। तो एक कसौटी है, लय है यानी इसकी सिंपल कसौटी है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। लय का सरलतम मतलब है व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। बस अजीब सा लगेगा आपको सुन के, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय है। व्याकरण के नियमों में एक नियम होता है, सिंटेक्स बोलते हैं उसको, सिंटेक्स। जब व्याकरण की बात हो, एक सिमेंटिक्स होता है, एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य निर्माण के नियम, वाक्य रचना के नियम, और सिमेंटिक्स का मतलब होता है शब्द रचना के नियम। ठीक है? जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी भी भाषा की बात करें, उसमें वाक्य निर्माण के निश्चित नियम होते हैं और हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाक्य वैसे ही बना रहे हैं जैसे व्याकरण के निर्देश हैं तो वो गद्य है, उसमें लय नहीं है। और यदि आपने वाक्य निर्माण के नियम में उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन से जो पैदा होगी वो लय होगी, और जितनी मात्रा में उल्लंघन करेंगे उतनी ज्यादा लय पैदा हो जाएगी, वो कविता होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दूर का नहीं लेते, यहीं का लेते हैं, अभी का लेते हैं। आप लिखिए, गद्य लिखिए, ठीक है? आज 3 दिसंबर है, 3 ही है ना आज? हाँ, आज 3 दिसंबर है। हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम, बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। ये आपके बारे में कमेंट नहीं, आप नहीं देख रहे, मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूं, तनाव न लें। बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। पूर्ण विराम।
3-4 पूर्ण विराम लगा दिए ना बीच में आपने, कैसे लगाते हैं? कहीं भी हर 3-4 शब्द के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद ना। ठीक है, आपकी राय में ये गद्य है या पद्य है ना? जो समाचार गा के पढ़ता है वो तो सही पद्य कर देगा, इसको भी गा के पढ़ लेगा, लेकिन एक आम इंसान जो ठीक व्यक्ति है इसको गद्य ही मानेगा। ठीक है, अब हम बिना कंटेंट चेंज किए, कंटेंट यानी जो बात कही है, हम केवल इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे और देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ना चाह रहा हूं, क्या वाक्य था एक बार दिखा दीजिए, फिर इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। आज 3 दिसंबर है, हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है, चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। लिखिए, अब लिखिए फिर से, थोड़ा नीचे गैप देके। 3 दिसंबर है आज, 3 दिसंबर है आज। उसके बाद लगाइए, पहले जैसे इतना लिखा ना 3 दिसंबर है आज, इसके बाद ये वाला चिन्ह लगाइए, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा दीजिए। 3 दिसंबर है आज। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए नीचे, यहीं से जहां से शुरू किया था ना, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पहली कक्षा है आज साहित्य की। कुछ कोमा नहीं, पूर्ण विराम में कुछ भी नहीं लगाना है। थर्ड लाइन में आ जाइए, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी। चौथी लाइन, गंभीरता से, गंभीरता से के बस 3 डॉट्स लगा दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, गंभीरता से। अगली लाइन, देख रहे हैं घड़ी, देख रहे हैं घड़ी। अगली लाइन, बीच बीच में, बीच बीच में के बाद फिर 3 डॉट्स लगा दीजिए, देख रहे हैं घड़ी, बीच बीच में। मैंने कोशिश की कि एक भी शब्द कम या ज्यादा ना हो, जो गद्य में थे वही शब्द इसमें आ जाए। एक भी शब्द शायद एक का छूट गया तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर कोई शब्द बदला नहीं होगा। अब आप बताइए कि आपको ये पढ़ के कविता वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है फीलिंग कविता वाली, बात तो वही कही है। और हमने किया क्या है, हमने हर वाक्य का क्रम भंग कर दिया सिर्फ। आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर है आज। चंचल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी, गंभीरता से। देख रहे हैं घड़ी, बीच बीच में। ये जो क्रम भंग करने से, व्याकरण के नियम को भंग करने से जो तत्व पैदा हुआ उसको लय कहते हैं। इसी लय को छंद में बांध सकते हैं, नहीं भी बांध सकते हैं, ये हमारी चॉइस का मामला है। और इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि पद्य और गद्य में सबसे स्पष्ट अंतर क्या है, वो लय है। और एक वाक्य ध्यान कर लीजिए, वाक्य निर्माण के नियमों में जब क्रम का भंग होगा तो लय पैदा होगी, और क्रम का जितना ज्यादा भंग होगा उतनी ही ज्यादा लय पैदा होगी। एक बेसिक कसौटी इसकी है। और जब इतना स्पष्ट हो गया तो हम देखते हैं कि जो गद्य और पद्य है उसके रूप कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने हैं। हम पाठ्यक्रम की शुरुआत गद्य से करेंगे, इसलिए पद्य पर मैं यही ब्रेक लगा रहा हूं। पहले एक जमाने में क्या करता था कि शुरू के 7-8 दिन बेसिक क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, पूरे कंसेप्ट स्पष्ट करने के लिए, और फिर पूरा पाठ्यक्रम। पर पिछले 5-6 साल मैंने क्या किया था कि जो सेगमेंट शुरू करेंगे उसके बेसिक्स करेंगे, उसे पूरा करेंगे। सेकंड सेगमेंट आया, उसके बेसिक्स वहां पढ़े, फिर आगे बढ़े, ताकि भूल ना जाए, वरना शुरू में करने से भूल जाते हैं बच्चे। तो जिस दिन हम पद्य शुरू करेंगे, पद्य शुरू करने में हमें करीब 40 दिन लगेंगे। जिस दिन पद्य शुरू करेंगे उस दिन हम 6 दिन का ब्रेक लेंगे, और 6 दिन तक कोई पाठ्यक्रम नहीं, केवल पद्य के बेसिक्स पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, छंद क्या होता है, दोहा क्या है, और अलंकार भी आपने सुने होंगे ना, उपमा क्या है, रूपक क्या है, रस सिद्धांत क्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, औचित्य सिद्धांत क्या है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, वो सब, ताकि आपको कविता के सारे सिद्धांत एकदम तैयार हो, और जब भी किसी प्रश्न के उत्तर में लिखना हो तो आप अपनी ओर से लिख सके। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन एक अच्छे उत्तर में इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपने विषय को ठीक से पढ़ा है। अभी क्योंकि हम शुरुआत गद्य से कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, गद्य के बारे में आगे बढ़ेंगे।